हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा होगा सामाजिक विज्ञान, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 18 है और आकलन कार्यपत्रक जिसे कहते हैं, ठीक है, और जो कि 8 मार्च 2022 के लिए है, ठीक है। तो टोटल ये 20 नंबर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो चलिए इसे समझते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारत में जो ना भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो किसे केंद्र सरकार की तरफ से क्या करते करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। यानी जो कानून के अनुसार जो है ना, भारतीय कानून के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति होगा या किसी भी इंस्टीट्यूशन होगा, किसी भी संस्था होगा, किसी को भी मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में हम रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करते हैं और कानून के तरीके से हम कहते हैं जो ये रुपया है ये वैलिड है, ठीक है। जिसे भारत में सौदा में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। अर्थात आप कोई सामान खरीदते हो और उसके बदले आप करेंसी देते हो, नोट देते हो, रुपया देते हो, तो वो डेफिनेटली आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। ये कानूनी अधिकार है जो कोई भी व्यक्ति आपको जो है ना, जब सामान लेते हैं तो आपसे वो वापस न जो है ना वो लेना ही पड़ेगा वो करेंसी उसे, ठीक है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपये में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता जो हम करेंसी नहीं लेंगे, लेना ही है। इसीलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार करता है। इसीलिए करके कहते हैं जो रुपया है ना वो बड़े स्तर पर हमारे देश में जो है ना क्या करता है, जो हम वस्तु खरीद लेते हैं एक दूसरे से, तो उसमें रुपया का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसमें प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी कौन करता है, और भारत में रुपये में किए गए भुगतानों की कोई अस्वीकार क्यों नहीं कर सकता, ये प्रश्न हैं। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट यहाँ से आपके 6 प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये थोड़ा सा सपोर्ट है चाहिए आपकी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का वर्णन करें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा विनिमय में बहुत बड़ा जो है ना रोल है, ठीक है। नोट जारी करता है, भारत सरकार का बैंक है, ठीक है। और ये विनिमय का सबसे अच्छा साधन है। पे लिख सकते हैं विनिमय का साधन है, ठीक है। क्या लिखेंगे, विनिमय का साधन है। यानी विनिमय यानी वस्तुओं का एक दूसरे से लेने देने का, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका, जिसमें विनिमय का साधन है, ये नोट जारी करता है और भारत सरकार का ये बैंक है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में केंद्र सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक जो है ना, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, यही जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार क्यों नहीं कर सकता है, यानी उसे डिनाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कानून नियम के विनिमय के माध्यम से के रूप में रुपए का जो है ना इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सारे प्रश्न हैं, इसको पढ़ करके आपको एक एक करके आंसर देना है। तो चलिए इसे हम देखते हैं, ठीक है। कृषक किस प्रकार ऋण जाल में फंस जाता है, उदाहरण के थ्रू बताना है, ठीक है। तो देखिए, तकनीकी रूप से एक ऋण जाल एक ऐसी व्यवस्था है जहां आपको अपने मौजूदा ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए ताज़ा ऋण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी आप कर्ज ले रखे हैं, फिर से आपको कर्ज लेने के लिए आपको जो है ना क्या कहेगा, मतलब मजबूर कर देगा, ठीक है। इसे कहते हैं ऋण जाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके द्वारा उत्पन्न आय के आपके ऋण को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी आप जितना कमाते हैं उसमें अगर आप जो ना कर्ज जो आपने लिया उसे चुका नहीं सकते हैं, तो बकाया ऋण राशि पर ब्याज जल्दी से ढेर करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए करके क्या होता है, जो ऋण होता है ना उस पर ब्याज ज़्यादा बढ़ने लगता है और ये आपको ढेर ब्याज को दूर करने के लिए ताज़ा ऋण का लाभ उठाने के लिए मजबूर करता है। और फिर कहता है जो आप इसको जो है ना क्या ये ब्याज उठा लो ताकि आप पिछले वाला सधा दो, तो इस पे भी ज़्यादा होता है, उस पे भी ज़्यादा, तो नुकसान दोनों में क्या कहते हैं जो ऋण लेने वाले हैं उनको होता है। तो अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट ऋण लेना बंद करें, ठीक है, ये इसका साधन है, ठीक है। नेक्स्ट है,
मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या में अधिक वृद्धि क्यों आवश्यक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक में अधिक वृद्धि क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की ओर बैंकों ने विशेष ध्यान दिया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति में वृद्धि के लिए बैंकों ने इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजी नियोजन किया है, यानी समाज के लगभग सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवा तथा सुविधाएं पहुंच गई है और उनका लाभ सभी को समान रूप से मिल रहा है। तो इसे लेकर के जो है ना, और सिंपल सा कह सकते हैं जो है ना, मतलब समाज में जो वो लोग हैं उनको भी वृद्धि, वो भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं देश के हित में। महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जो कदम उठाए गए वो क्या क्या है महात्मा गांधी द्वारा। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई की यह विशेषता रही है कि इस लड़ाई के अग्रणी नेता महात्मा गांधी ने उन लड़ाई में राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक समानता, यानी राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक समानता की स्थापना का लक्ष्य भी सामने रखा था। यानी राजनीतिक आज़ादी जो है ना अंग्रेजों से चाहिए था, सामाजिक समानता, यानी समाज में बहुत सारे जो है ना डाइवर्सिटी है, विविधता पूर्वक हमारा देश है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते थे, उससे संपूर्ण समाज को एकजुट करके रखना एक लक्ष्य था। भारत गुलाम क्यों नहीं बना, इसके कारण की खोज करते हुए उन्होंने पाया कि जाति भेद, अस्पृश्यता, सामाजिक तथा अन्याय, महिलाओं का गौण दर्जा, श्रम को नीचा समझना आदि अनेक कारण थे जिनसे हमारा समाज कमज़ोर बना, और उन सभी कारणों के निराकरण हेतु गांधी जी ने विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ किए ही चलाए। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक महत्वपूर्ण काम है अस्पृश्यता निवारण, यानी जिसको आर्टिकल 17 था, यानी छुआछूत को ख़त्म करना, ठीक है। समाज के विभिन्न वर्गों के सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्यों जुड़े, वर्णन करिए। तो समाज के जो हर एक वर्ग थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्यों जुड़े। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम यानी नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिंपल सा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दे, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। तो ये सारी जो है ना पॉइंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी, इसके बारे में बताना है क्यों उल्लेखनीय थी, क्यों अच्छा था। तो देखिए, यह नमक यात्रा मार्च 12, 1930 से लेकर अप्रैल 6 अप्रैल 1930 तक चली और 24 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा हिंसा रहित रही है, यानी इसमें कोई मारकाट नहीं हुआ, ठीक है, खून खराबा नहीं हुआ। और इसका यह ऐतिहासिक महत्व है कि इसके उपरांत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात हो गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, ठीक है। और दांडी के समुद्री तट पर पहुंचकर जो है ना क्या हुआ, महात्मा गांधी ने अवैध रूप से नमक बनाकर कानून का अवहेलना किया, कानून का क्या किया, अवहेलना किया। अब आगे का प्रश्न है ये डियर स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी 2 मांगे थी, नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी। तो इस सभी को एक एक करके हमें समझना है प्यारे स्टूडेंट। ये 5th मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कितना 5th या 6 का होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो था ना लॉर्ड इरविन था के बीच एक राजनीतिक समझौता जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को लंदन में सेकेंड गोलमेज में, उसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन के से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है, और वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। और इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, यानी जिसने हिंसा किया उसको छोड़ करके बाकी उन सबको रिहा कर दिया जाए जिन्होंने ये क्या किया है, जो मतलब इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है।
भारतीयों को समुद्री किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार, और भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। ठीक है, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाए, यानी जो आंदोलन के समय पे जो है त्यागपत्र दे देता था तो उनके पद पर फिर से बहाली उन्हें किया जाए। ठीक है, आंदोलन के दौरान जब जब्त संपत्ति वापस की जाए, यानी जो जब्त किया हुआ संपत्ति है वो वापस कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की ओर से गांधी ने निम्न शर्तों को स्वीकार किया। कौन कौन से शर्त है, इस शर्त को एक बार देखते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, किसमें भाग लेगी, और जो कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। किसके स्तर पे, समानता के स्तर पे समझौता किया था। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।